यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि डिलीटेड है, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस बार क्लास 12th में कई सारे चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं जिनको परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है, और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्या है वो टॉपिक्स जिनको किया गया है डिलीट और क्या है वो न्यू टॉपिक्स, जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा सिलेबस का पीडीएफ और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका जो अकाउंटेंसी का एग्जाम है वो 80 मार्क्स का आएगा। बोर्ड के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, जैसा कि अब तक आपने 11th क्लास में देखा था। आपकी जो अकाउंटिंग की बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चूज करो या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चूज करो। दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि डिलीटेड है, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप पहले 30 नंबर का आता था, अब ये हो गया है 6 नंबर का, और कंपनीज जो कि 20 मार्क्स का था अब हो गया है ये 24 मार्क्स का। तो पार्ट ए आपकी टोटल 60 मार्क्स की है। वहीं अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें 2 यूनिट्स हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो है ही नहीं, सिलेबस से बाहर है, इसलिए फिर स्टार्ट होता है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो जब आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करोगे तो इसमें आपको कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट बेसिक चैप्टर है। इसमें आप पार्टनरशिप का मतलब समझोगे, इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस हैं, वो क्या कहता है पार्टनरशिप को लेकर, और पार्टनरशिप डीड ना हो तब उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाना 2 तरीके से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा एक नया अकाउंट यहाँ पर बनाना सीखोगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को किस तरीके से बांटते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो निकालोगे। इसके अलावा अगर कोई पास्ट एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, जो कि आपने क्लास 11th में भी किया होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, तो कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी हैं, और वो कौन कौन सी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी रिलेटेड टू पार्टनर्स। फिर गुडविल। अभी जो गुडविल वाला कंसेप्ट है, अब तक सिर्फ आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते थे, इससे अलावा कुछ नहीं, लेकिन अब ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है आपके लिए, यानी ये टॉपिक पहले नहीं था लेकिन अब है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, गुडविल का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या होता है, गुडविल को कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको यूज करने हैं, वो है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। 3 मेथड से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी सीखनी है, तो ये आप करोगे। उसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप फर्म्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब पार्टनरशिप फर्म्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बदल जाते हैं, वो कब बदलेंगे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जाता है तो कुछ पार्टनर को एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ पार्टनर को लॉस होगा। तो लॉस होगा मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट हो रहा है अब पहले से, तो गेनिंग रेशियो होगा, और वो कैसे निकालते हैं। अब जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं इकट्ठा किए हुए, उनकी वैल्यू को हम दोबारा से फाइंड आउट करते हैं। तो उनकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और फिर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाएंगे वो आप इसमें सीखोगे। और फिर बैलेंस शीट, और ये जो आप इस चैप्टर में सीखोगे ये आपका आगे तक चलता रहेगा जब तक आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पुरानी पार्टनरशिप फर्म में किसी एक नए साझेदार की एंट्री होती है तब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो नया पार्टनर आ रहा है, वो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आएगा, पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ही गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना है। फिर वही दोबारा से एसेट्स, लायबिलिटीज, लॉसेस, प्रॉफिट, इन सबको
रिवैल्यू करना और प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट्स बनाना और करंट अकाउंट बनाना और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाना। फिर आ जाता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब तक तो पार्टनर आ रहा था, लेकिन अगर जाएगा तब कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो दो तरीकों से जाएगा, या तो रिटायरमेंट लेकर या फिर अचानक से पार्टनर की डेथ हो जाए। तो अगर दोनों में से कोई भी स्थिति बनती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा पार्टनरशिप फर्म पर? क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर इफेक्ट होगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये सब आप निकालोगे। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? फिर वही सब लायबिलिटीज, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज, रिजर्व, इनकी वैल्यू को दोबारा से फाइंड आउट करना, कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और यहाँ पर एक नया अकाउंट और बन जाएगा, वो है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका लोन अकाउंट बनाना। फिर अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ तक का प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा और उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, और साथ ही साथ एक नया अकाउंट बनेगा, वो होगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्योंकि अब तो वो पार्टनर है नहीं, तो उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसका अकाउंट भी पार्टनरशिप फर्म में बनेगा। फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का समापन, उसको बंद करना फर्म को, बिजनेस को। तो इसका मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कितनी तरीके से हो सकती है, अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल किया जाए। अब क्योंकि बिजनेस ही खत्म किया जा रहा है, तो फर्म में, बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, उन सबको कैसे राइट ऑफ किया जाएगा? तो सबसे पहले रियलाइजेशन होगा, यानी जितनी भी एसेट्स उनको बेचा जाएगा, उनकी वैल्यू निकाली जाएगी। फिर लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, कुछ भी बचेगा तो फिर पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, और अगर कम पड़ता है तो वो अपने अपने घर से लेकर आएंगे। तो ये सब आप इसमें सीखोगे। और यहाँ पर ये नोट गिवन है कि अगर फिक्स्ड एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू गिवन ना हो तो आप इसकी बुक वैल्यू को ही रियलाइजेशन वैल्यू मानोगे। ये एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि अब तक ये गिवन था कि अगर किसी भी एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसकी रियलाइजेशन वैल्यू को 0 मानोगे। लेकिन अब आपको इसका उल्टा करना है, आपको देखनी है कि एसेट कौन सी है। अगर वो टेंजिबल एसेट है और उसकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है, तब आप इसकी बुक वैल्यू को ही इसकी रियलाइजेशन वैल्यू मानोगे। और अगर ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर क्वेश्चन में इसकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है तो। फिर आ जाता है आपका कंपनीज के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनीज की बेसिक सीखोगे कि कंपनीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, शेयर एंड शेयर कैपिटल क्या होती है, इसके क्या नेचर है, कितने तरह की शेयर कैपिटल होते हैं, या फिर हम कहीं कितने तरह के शेयर्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में काफी कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब हम बात करें अकाउंटिंग की, तो यहाँ से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज किस तरह से लिखते हैं, अगर इशू करेंगे तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, फिर अगर अलॉटमेंट किया है यानी शेयर्स को बांटा गया है, अलॉट किया गया है तो क्या होंगी, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इस सब की एंट्रीज क्या होती हैं, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी एक्ट में, वो आप सीखोगे। फिर अगर शेयर को इशू किया जाता है तो एट पार पर क्या एंट्री होगी, और एट प्रीमियम पर अगर इशू किया जाता है तो एंट्री क्या होगी। अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं दे पाता है तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, यानी एडवांस में किसी शेयर होल्डर ने अपने पैसे दे दिए, तो इन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। और इसमें जो इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो आपको नहीं करना है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। उसके बाद अगर कंपनी शेयर को इशू करती है कैश के अलावा किसी और वैल्यू पर, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसकी एंट्री किस तरीके से होती है। इसके अलावा ESOP यानी प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये क्या होता है, स्वीट इक्विटी क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं दे पाता है अपने शेयर्स के तो उनके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, फिर उन शेयर्स को वापस से इशू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करते हैं, ये सब आप इसमें करोगे। तो कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेती है तो दिस इज कॉल्ड डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होता है, टाइप्स क्या है इनके, डिबेंचर्स को इशू कैसे करेंगे, पार पर, एट प्रीमियम पर एंड एट ए डिस्काउंट। डिबेंचर्स को कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन पर अगर इशू किया जाता है तो एंट्री क्या होगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इसका सिर्फ आप कंसेप्ट ही पढ़ोगे, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, अभी बताऊंगी क्या है ये। अगर डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका भी सिर्फ कंसेप्ट पढ़ोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये क्या होता है, फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू करते समय जो भी डिस्काउंट हुआ था या फिर लॉस हुआ था उसको हम किस तरीके से निपटारा करते हैं कंपनी में, वो आप सीखोगे। अब यहाँ पर एक चीज है कि डिबेंचर्स
विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इसका कंसेप्ट ही समझोगे। पिछले साल यानी अब तक आपके सिलेबस में इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मेथड होते थे, लंप सम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, वो आपको नहीं करना है। इस दूसरा टॉपिक भी होता था इसी में जिसका नाम था क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, वो आपको नहीं करना था। एक तीसरा टॉपिक भी है इसमें, वो है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स रिडेम्पशन से रिलेटेड आपके हट गए, यानी पूरा टॉपिक रिडेम्पशन का हट गया है, सिर्फ आपको इसका मीनिंग ही करना है। इसके बाद आता है आपका पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ोगे, मतलब क्या होता है, इनके नेचर क्या होता है, इनका किस तरीके से यूज होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी में। फिर आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर आपकी बुक में एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अगर गिवन है तो वो आप छोड़ दोगे, वो आप नहीं करोगे। फिर आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आप इसका मीनिंग समझोगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब। फिर आ जाता है आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैश फ्लो एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। इसमें टॉपिक्स और भी थे, जैसे कि था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये आपको नहीं करना है, वो सिलेबस से बाहर है। फिर आ जाता है आपका अकाउंटिंग रेशो। इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये सीखोगे। कौन कौन से रेशो आपको करने हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। तो लिक्विडिटी रेशो में आपको करंट रेशो एंड क्विक रेशो तो करना ही है। फिर आ जाता है सॉल्वेंसी रेशो में, इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो करना है, टोटल एसेट टू डेट रेशो करना है, प्रोप्राइटरी रेशो करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो करना है और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो करना है। ये जो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ये नया है, यानी पिछले साल नहीं था, तो ये आपके लिए न्यू है। फिर आ जाता है एक्टिविटी रेशो। इसमें आप क्या क्या करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो यानी ये जो फिक्स्ड एसेट से लेकर है, यानी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो हो गया, नेट एसेट टर्नओवर रेशो हो गया, दोनों ही जो एसेट से रिलेटेड टर्नओवर रेशो हैं ये आपके लिए नए हैं, पिछले साल ये नहीं थे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको करना है। फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो को बनाना, ये सब आप इसमें सीखोगे। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सिलेबस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जल्दी ही क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे इस चैनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक को समझाया जाता है, जिससे कि आपका बेस तैयार होता है और आपको ऐसे समझ में आता है कि आप कभी भी भूलते नहीं हो। तो इसीलिए कॉमर्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।